नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट दिसंबर 2021 के दिनांक 22 दिसंबर शिफ्ट के पेपर 1 के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि सीडीपी पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि सीटेट दिसंबर 2021 में पूछे गए सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने से है। आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो जितनी भी क्रियाएं यहाँ पर हो रही हैं वो सब सचेतन मन के द्वारा होती हैं, यानी कि जब व्यक्ति का माइंड एक्टिव रहता है उसी समय ये सभी क्रियाएं की जा सकती हैं। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, कल्पना करना, रचना करना, ये सभी एक्टिव माइंड के साथ किया जा सकता है। ठीक है, तो आप दिए गए विकल्पों में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 संज्ञानात्मक क्षेत्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि एक उदाहरण से समझिए, जैसे आप लोग कहीं एप्लीकेशन देते हैं तो वहाँ पर कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि हाँ ये मुद्दा हमारे संज्ञान में है। संज्ञान कहने का मतलब कि उनकी जानकारी में है, और जब निश्चित तौर पर उनका माइंड एक्टिव रहा होगा तभी उनको ज्ञान या फिर वो उस मुद्दे की जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र जो होता है वो सचेतन मन से जुड़ा हुआ है, एक्टिव माइंड से जुड़ा हुआ है। जब व्यक्ति प्रयास करके किसी चीज़ पर चिंतन करता है तो संज्ञानात्मक यहाँ पर से संबंधित ये सभी क्रियाएं होती हैं। तो ये जितनी भी क्रियाएं हैं ये संज्ञानात्मक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने और कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया है। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है? यहाँ पर पहले बोला जा रहा है कि गिलास और बोतल तो वो पकड़ लेती है लेकिन बटन नहीं बंद कर पाती और कलम नहीं पकड़ पाती। अगर आप चारों विकल्पों को देखेंगे तो यहाँ पर विकास का जिक्र किया गया है, यानी कि कहीं ना कहीं कि ये विकास के किसी नियम से संबंधित है, और किस नियम से संबंधित है यही आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए, पहले वो बोतल और गिलास को पकड़ ले रही है, तो बोतल और गिलास को जब भी आप पकड़ेंगे तो उसमें आपकी पांचों उंगलियां और आपकी हथेली भी पार्टिसिपेट करेंगी, मतलब आपकी उंगली भी और आपकी हथेली भी उसमें सहयोग करेगी, तभी आप बोतल और गिलास पकड़ पाएंगे। लेकिन अगर बात करें बटन को बंद करने और कलम पकड़ने तो उसमें आपकी हथेली से ज़्यादा आपकी उंगलियों का ही रोल होता है। तो कहने का मतलब कि बटन बंद करने और कलम पकड़ने में उंगलियां ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो अगर गिलास और बोतल को पकड़ ले रही है यानी कि उसकी हथेली का विकास हो चुका है और अभी उसके जो उंगलियां हैं उसका विकास नहीं हुआ है। विकास कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि देखिए, बच्चा जब पैदा होता है तभी से उसकी हथेली और उंगलियों का विकास हो जाता है, लेकिन उसकी उंगलियों पर कमांड नहीं हुआ है, ये विकास कहने का मतलब है। देखिए, पहले जब वो गिलास और बोतल पकड़ ले रही थी तो इसका मतलब ये हुआ कि वह अपने हथेली की मदद से गिलास और बोतल को पकड़ रही है, लेकिन चूंकि अभी उसकी उंगलियों पर उसका कमांड नहीं है इस वजह से वो बटन और कलम को नहीं पकड़ पा रही है। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण है? देखिए, ये केंद्र से बाहर की ओर विकास होता है, इसका उदाहरण है। केंद्र कहने का मतलब कि देखिए, आपका हाथ जो है, हाथ की जो हथेली है वो केंद्र हो गया। देखिए, मान लीजिए ये केंद्र हो गया और उसके बाहर, आपके हथेली के बाहर ही आपकी पांचों उंगलियां लगी हुई हैं, तो केंद्र का तो यहाँ पर विकास हो चुका है, यानी हथेली का, क्योंकि हथेली के सपोर्ट से ही वो गिलास और बोतल पकड़ रही थी। लेकिन उंगलियां जो हैं, जो केंद्र से बाहर की ओर है, उनका अभी विकास नहीं हुआ है, उसका एक तरीके से कमांड नहीं कर पाई है सना अपने उंगलियों पर, इस वजह से वो बटन और कलम को नहीं पकड़ पा रही है। यानी कि विकास जो होता है वो केंद्र से बाहर की ओर होता है, और ये ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में, विकास की दिशा अधोगामी होती है। इसका मतलब ही ये हो गया कि विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए, अधोगामी को देख करके बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। अधोगामी का मतलब होता है ऊपर से नीचे, लेकिन जब आप इसी प्रश्न को अंग्रेजी में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए तीसरा ऑप्शन दिया गया है, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो डिस्टल का मतलब होता है समीपस्थ, यानी कि इसका जो अर्थ होगा वो केंद्र से बाहर की तरफ होगा। तो यहाँ पर दोनों विकल्प को देकर कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही सेंस में है, केंद्र से बाहर की ओर या फिर ऊपर से नीचे की ओर, क्योंकि यहाँ पर पैरेलली दोनों को यूज किया गया है। जैसे कि अगर आपकी हथेली है और उससे नीचे आपकी उंगलियाँ हैं तो दोनों एक ही पैरेलली यूज किया गया है, इस वजह से यहाँ पर यही विकल्प सही होगा, ऑप्शन नंबर 3, विकास की दिशा अधोगामी होती है। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है? पहला विकल्प दिया गया है केवल आनुवांशिकता का। ये विकल्प गलत है। कैसे? एक उदाहरण से मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि बीज जो है, अगर आप खेती कर रहे हैं और कोई बीज बो रहे हैं और वो बहुत अच्छी किस्म का, अच्छे नस्ल का बीज है,
लेकिन उस साल मान लीजिए बारिश ही नहीं हुआ, तो क्या आपका फसल अच्छे से पैदावार देगा? नहीं देगा। क्यों? क्योंकि बारिश जो कि वातावरण था, उसको वातावरण का लाभ नहीं मिला, सिर्फ आनुवांशिक लाभ मिला कि वो बीज अच्छे किस्म का था, जबकि वातावरण यानी कि बारिश का लाभ ना मिलने की वजह से उसका ग्रोथ नहीं हुआ। दूसरा देखिए केवल वातावरण। अब इसी को इस प्रकार से भी समझिए, मान लीजिए कोई बीज है, ठीक है, तो वो अच्छे नस्ल का नहीं है, अच्छा बीज नहीं था, लेकिन उस साल बहुत ज़्यादा बारिश हुई, तो क्या पैदावार अच्छी होगी? जब आपका बीज जो कि आनुवांशिकता से आ रहा है वो आपका अच्छा नहीं था, भले ही आप कितना भी पानी डाल लीजिए तो पैदावार अच्छी नहीं होगी, तो यानी ये भी गलत हो गया। तीसरा देखिए विद्यालय और शिक्षा। विद्यालय और शिक्षा आपके वातावरण का हिस्सा है, ठीक है, तो ये भी दूसरे विकल्प की तरफ ही इशारा कर रहा है कि केवल वातावरण का, तो ये भी गलत हो गया। चौथा देखिए आनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया का। यहां पर देखिए आनुवांशिकता कहने का मतलब कि अच्छा बीज हो गया और वातावरण कहने का मतलब कि बहुत अच्छा बारिश भी हुआ। अब उसको सभी चीज फेवरेबल मिल रहे हैं, मतलब कि उसकी आनुवांशिकता जो बीज थी वो भी अच्छे किस्म की है और वातावरण की वजह से बारिश भी बहुत अच्छी हुई। अब इस वजह से फसल जो पैदावार होगी वो बहुत अच्छी होगी, यानी कि जो आनुवांशिक गुण है और वातावरण के बीच अंतःक्रिया का ही परिणाम होता है बच्चे का विकास। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कारक समाजीकरण का प्राथमिक कारक नहीं है? ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक पूछा जा रहा है और नहीं है पूछा जा रहा है। पहला देखिए परिवार प्राथमिक कारक होता है, अड़ोस पड़ोस भी प्राथमिक कारक होता है, यानी बच्चे जब जन्म लेकर के आसपास के लोगों के संपर्क में आते हैं तो वो भी उसका प्राथमिक समाजीकरण का कारक बना, ठीक है। तीसरा देखिए समकक्षी की बात की जा रही है, यहाँ पर जब बच्चे अपने अड़ोस पड़ोस के समकक्ष बच्चों के साथ खेल रहे हैं विद्यालय जाने से पहले, तो भी ये एक तरीके से समाजीकरण का प्राथमिक कारक ही माना जाएगा। लेकिन अगर बात करें सरकार, तो ये प्राथमिक कारक नहीं है समाजीकरण का, क्योंकि बच्चा पहली बार सरकार से एक तरीके से इंटरेक्ट नहीं करता है, उनसे अंतःक्रिया नहीं करता है, तो ये प्राथमिक कारक नहीं है समाजीकरण का। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न में निगेटिव वाला पूछा गया था, तो ये सभी पॉजिटिव थे, तो उत्तर गलत हो गया। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर 4, जो कि निगेटिव है, और निगेटिव है इस वजह से आपका उत्तर ऑप्शन नंबर 4 ही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था हाइंस की दुविधा। हाइंस, यहाँ पर हाइंस लिखा हुआ है, कई जगह आपको हिंज मिलेगा। हिंज की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोलबर्ग ने किस विकास के विभिन्न अवस्थाओं को प्रतिपादित किया? तो हिंज के बारे में बच्चों को कहानी उन्होंने सुनाया था और बच्चों में नैतिकता किस प्रकार से विकसित होती है इसका सिद्धांत उन्होंने दिया था। तो ऑप्शन नंबर 1 नैतिक विकास इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूं। हिंज के बारे में उन्होंने ये बताया कि एक हिंज नाम का व्यक्ति था जिसकी पत्नी को कोई बीमारी हो गया था, ठीक है, लाइलाज बीमारी, और उनके पड़ोस में एक डॉक्टर रहता था। डॉक्टर ने एक दवा खोजी पहली बार जो कि उस बीमारी का इलाज कर सकता था। तो हिंज डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से वो दवा देने के लिए बोला। डॉक्टर ने जब ये जाना कि इसकी डिमांड ज़्यादा हो सकती है भविष्य में, तो उसका प्राइस 10 गुना बढ़ा दिया। अब उतने पैसे उसके पास थे नहीं हिंज के पास, तो उसने रात में चोरी कर ली डॉक्टर के क्लिनिक में और उस दवा को चुरा लिया। तो ये कहानी सुनाने के बाद से जो लॉरेंस कोलबर्ग थे वो बच्चों से पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि क्या हिंज ने गलत किया या फिर डॉक्टर ने प्राइस बढ़ा करके गलत किया? तो ये एक नैतिक दुविधा थी और इसी के आधार पर उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया। फिर उसने सभी समूहों के बटनों को एकत्रित किया, फिर उन्हें उनके छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास के किस चरण में है? ध्यान से सुनिएगा, इस प्रश्न का मैं 2 तरीके से उत्तर देने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर देखिए, पहले उसने माप के आधार पर वर्गीकृत किया था, उसके बाद से सभी समूहों के बटनों को फिर से एकत्रित कर दिया, मतलब सब मिला दिया, फिर उसने दोबारा उनके छेदों के आधार पर वर्गीकृत किया था। यानी कि कहीं ना कहीं जो लीला है वो क्रम निर्धारित कर सकती है। देखिए, जो क्रम की परिपक्वता है वो मूर्त अवस्था में आ जाती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। इसकी शुरुआत जो होती है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से होती है, लेकिन जो ये परिपक्व होता है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। अब मैं यहाँ पे परिपक्व शब्द पर जोर क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि जब एक बार उसने वर्गीकृत कर दिया, फिर दोबारा उसको एकत्रित किया और फिर दोबारा उसने वितरित किया, यानी उसके अंदर जो क्रम निर्धारण है वो क्वालिटी आ चुकी है। तो ये क्वालिटी परिपक्व होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका आप समझिए। देखिए, यहाँ प्रश्न के
स्टार्टिंग में ही इसकी एज बताई गई है कि 9 वर्षीय लीला है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एज वाइज जीन पियाजे के जितने भी चरण हैं उसको डिवाइड करने की कोशिश करूँ तो सबसे पहले आता है संवेदी गामक या फिर संवेदी चालक, जिसकी एज होती है 0 से 2 साल। ठीक है, उसके बाद आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी एज होती है 2 से 7 साल। ठीक है, उसके बाद आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी एज होती है 7 से 11 साल, और अंतिम आता है 11 से आगे या फिर यूँ कह लें 16 साल, जो कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है। अब यहाँ पर जो 9 वर्षीय दिया गया है आप देखिए इस रेंज में आएगा, यानी कि इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 3 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है। सबसे पहले तो बेसिक टर्म्स को समझिए कि स्कीमा होता क्या है। जब भी बच्चा किसी चीज़ को देखता है तो उसके अलग अलग फोल्डर्स उसके माइंड में बन जाते हैं। मतलब कि जब वो गाय को पहली बार देखा और उसके माता पिता से या फिर किसी परिजन से उसको पता चला कि ये गाय बोला जाता है, तो उसका एक अलग अपने माइंड में इमेज बना लेगा जिसे स्कीमा बोला जाता है। और अगली बार जब वो गाय को देखेगा तो उसी स्कीमा से वो कंपेरिजन करके ये जान लेता है कि ये जो जंतु है या फिर जो जानवर है वो गाय है। ठीक है, तो स्कीमा बेसिकली एक पैकेट्स होता है इन्फॉर्मेशन का, जो कि सिमिलर इन्फॉर्मेशन उसी फोल्डर्स में जाकर के स्टोर हो रही होती है। यानी कहने का मतलब कि मान लीजिए 4 पैर वाले कई जानवरों को उसने देखा तो वो सबको अपने माइंड में सेव करने से पहले सबको कैटेगराइज करता है। जैसे कि जानवर देखेगा तो जानवर वाले स्कीमा में रखेगा, खाने वाली वस्तु देखेगा तो वो समझ जाएगा कि ये खाने की चीज़ है तो खाने वाले स्कीमा में रखेगा। इसी प्रकार से कपड़े को वो अलग स्कीमा बनाएगा, मतलब एक फोल्डर समझ लीजिए जिसमें वो सभी चीज़ों को कैटेगराइज करके रखता है, ये स्कीमा होता है। ठीक है, अब ये बोला जा रहा है कि जब बच्चे अपने अनुभवों को वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है। वर्तमान स्कीमा कहने का मतलब कि वो जो चीज़ देख रहा है उसमें अंतर नहीं कर पा रहा है। अंतर नहीं कर पाने का मतलब अगर वो अंतर कर लेता तब तो वो उसके लिए अलग स्कीमा बनाता। मान लीजिए अभी तक कोई वस्तु उसने नहीं देखा है और अगर पहली बार वो वस्तु देखेगा तो जाहिर सी बात है उसके माइंड में उसकी स्कीमा नहीं होगी, तो एक नई स्कीमा बनानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि वो वर्तमान स्कीमा में ही उसको सेव कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं वो वस्तु को जानता है। और जब बच्चे अपने अनुभवों को वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसको आत्मसात्करण कहते हैं और अंग्रेजी में एसिमिलेशन कहते हैं। लेकिन अगर इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आप इस प्रकार से समझिए कि मान लीजिए अगर वो वर्तमान स्कीमा में सेव ना करके एक नया स्कीमा बनाता तो इसको एकोमोडेशन कहते और हिंदी में इसको समायोजन कहते। मतलब कि जब इन्फॉर्मेशन सेव करने से पहले उसको ये एहसास हुआ कि ये कोई नई चीज़ है और उसके लिए एक नया स्कीमा बना दिया तो ये समायोजन होगा। और अगर इस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने से पहले उसको ये लगा कि ये पहले से जो हमारे माइंड में सेव है उसी स्कीमा की कैटेगरी का है, तो अगर उसी स्कीमा में इसको सेव करता है तो ये आत्मसात्करण हो जाएगा। और यही प्रश्न में आपसे पूछा गया था। जैसे कि समायोजन तो मैंने आपको बता दिया कि अगर नया स्कीमा बनेगा तो वो समायोजन होगा। ठीक है, और अगर पहले वाले स्कीमा में ही सेव हो रहा है तो वो आत्मसात्करण होगा। आपका उत्तर आत्मसात्करण था। तीसरा जो यहाँ पर विकल्प दिया गया है केंद्रीयता, इसका मतलब समझिए कि जब छोटे बच्चे जो होते हैं अगर वो किसी जानवर को देख रहे हैं, आप कहेंगे कि देखो इसके जानवर के 4 पैर हैं, तो वो उस समय केवल 4 पैरों पर ही उसकी नज़र होगी, वो पूरे एस्पेक्ट्स को एक साथ नहीं देख पाता है। ये उसकी केंद्रीयता हो गई, मतलब किसी एक पॉइंट पर ही फोकस करना, ये केंद्रीयता होती है। ठीक है, संरक्षणता क्या होता है तो ये बेसिकली फिगर्स में पाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए बच्चों को एक यहाँ पर मैं त्रिभुज बना रहा हूँ और बच्चों को आप बोलेंगे कि देखिए ये त्रिभुज है, तो बोलेगा हाँ हाँ त्रिभुज है। फिर बीच में अगर मैंने एक लाइन खींच दिया, अब आप उससे पूछेंगे कि पहले वाला त्रिभुज क्या कहाँ गया, तो वो बता नहीं पाएगा। तो इसी को संरक्षण का अभाव बोला जाता है। ठीक है, और ये संरक्षण का अभाव जो होता है ये चित्रों में पाया जाता है। ठीक है, तो ये मैं बेसिकली आपको टर्म समझाने की केवल कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और इस प्रश्न का जो उत्तर था वो आत्मसात्करण था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को क्या कहा जाता है, क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना संदर्भ में होता है। तो ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहा जाता है। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास के निकटस्थ क्षेत्र पर पहुंचाने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप ढालती है तो अध्यापिका किस नीति का प्रयोग कर रही है, तो इसे पाड़ कहा जाता है। ऑप्शन 3 सही जवाब हो जाएगा, जिसे अंग्रेजी में इसका फोल्डिंग कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक प्रगतिशील कक्षा में, पहला विकल्प देखिए, शिक्षण
पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है। ये विकल्प निगेटिव है क्योंकि पाठ्य पुस्तक नहीं बल्कि बाल केंद्रित होता है शिक्षण, ठीक है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा देखिए, योगात्मक परीक्षा पर बल दिया जाता है। योगात्मक परीक्षा कहने का मतलब कि जब आपका सत्र कंप्लीट हो जाएगा, सेशन कंप्लीट हो जाएगा, पूरा साल भर का पढ़ाई हो जाएगा, तो साल भर में आपने क्या सीखा इसकी जांच करने के लिए हम लोग फाइनल एग्जाम देते हैं, ठीक है। तो फाइनल एग्जाम को ही योगात्मक परीक्षा बोला जाता है। जबकि प्रगतिशील कक्षा में सतत मूल्यांकन पर जोर दिया जाता है, यानी कि हमेशा आपका मूल्यांकन हो। जरूरी नहीं है कि ये परीक्षा के माध्यम से ही हो, बल्कि जो भी आप गतिविधि कर रहे हैं उसमें भी आपका मूल्यांकन होना चाहिए और लगातार ये मूल्यांकन होना चाहिए कि बच्चे को सीखने में कहाँ दिक्कत आ रही है। तो योगात्मक परीक्षा पर बल नहीं दिया जाता बल्कि सतत मूल्यांकन पर बल दिया जाता है। ये निगेटिव था, इस वजह से उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, अध्यापक दंड और पुरस्कार द्वारा छात्रों के शिक्षण को दिशा देता है। यहाँ पर दंड नेगेटिव था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। एनसीएफ 2005 दंड को पूरी तरीके से निषेध करता है। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ये बिल्कुल सही है क्योंकि जितना एक्टिव रहेगा बच्चा कक्षा के दौरान उसका अधिगम उतना ही ज़्यादा स्थायी होता है। तो ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, डैश बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो कि दूसरों की मनोदशा, स्वभाव और आशयों को पहचानता है तथा उन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया देता है। यहाँ पर देख लीजिए, दूसरों की मनोदशा की बात की गई है। तो जब दूसरों की मनोदशा यानी दो व्यक्तियों की बात होती है तो वहाँ पर इंटरपर्सनल होता है, यानी कि अंतः वैयक्तिक होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्ताव रखती है कि, दूसरा विकल्प देखिए, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक तरह की भाषा में ही उपयोग होना चाहिए। यह विकल्प निगेटिव था। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये पैरवी करती है कि बहुभाषिकता पर जोर दिया गया है, साथ ही साथ बच्चे की जो स्थानीय भाषा है, जो मातृभाषा है, उसी में प्राथमिक स्तर की शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की गई है। तो दूसरा निगेटिव था क्योंकि एक ही तरह की भाषा का प्रयोग करने के लिए बोला गया था। तीसरा देखिए, शिक्षकों को द्विभाषिक उपागम को उपयोग करने के लिए हतोत्साहित किया जाना चाहिए। अभी वर्तमान जो शैक्षिक पद्धति है इसके अनुसार हिंदी और अंग्रेजी 2 लैंग्वेज बच्चों को सिखाया जाता है, ठीक है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 3 लैंग्वेज सिखाने पर जोर दिया गया है। जब आप सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी क्लासेज में जाएंगे तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहती है कि इनको एक फॉरेन लैंग्वेज अलग से, जैसे जापानीज हो गया, उसके बाद से जर्मनी का लैंग्वेज हो गया, जर्मन हो गया, और इसके बाद से चाइनीज हो गया, ये सभी लैंग्वेजेज में से कोई एक लैंग्वेज बच्चे को सिखाना होगा। तो यहाँ पर द्विभाषिक को हतोत्साहित नहीं किया जा रहा बल्कि बहुभाषिकता को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो ये तो निगेटिव था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, बहुभाषावाद को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देता है। अभी मैंने आपको बताया कि 3 लैंग्वेज की बात की जा रही है, यानी बहुभाषावाद को बढ़ावा देने की बात की जा रही है, इस वजह से ये निगेटिव है और आपका उत्तर नहीं होगा। पहला ही विकल्प सही उत्तर होगा। देखिए, प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से पहले उत्तर प्रदेश में मॉडल स्कूल हुआ करते थे, सरकारी स्कूल, जो कि अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई होते थे। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जब ये मेंशन किया गया कि स्थानीय भाषा में ही पढ़ाई होना चाहिए, तो वो सभी मॉडल स्कूल जो इंग्लिश मीडियम स्कूल थे उनको हिंदी मीडियम में फिर से कन्वर्ट कर दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, क्योंकि स्थानीय भाषा पर जोर देने की बात की गई है, इस वजह से ऐसा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देता है, ठीक है। शिक्षक की बात की जा रही है कि बैडमिंटन खेलने के लिए लड़कों को प्राथमिकता दे रहा है और संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को प्राथमिकता देता है। यह क्या सूचित कर रहा है? तो उसके माइंड में, जो टीचर है उसके माइंड में पहले से यह अवधारणा बनी हुई है कि जो खेल कूद है वो लड़के करेंगे और जो संगीत गायन है वो लड़कियां करेंगी। तो ये एक तरीके से जेंडर रूढ़िवादिता को दिखा रहा है, ठीक है। पहले से टीचर ने अपने माइंड में ये जेंडर रूढ़िवादिता बना लिया है, रूढ़िबद्धता है उसके माइंड में कि लड़के खेलकूद का काम करेंगे और लड़कियां गाना गाएंगी। तो ये जेंडर रूढ़िबद्धता का उदाहरण है। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सतत और व्यापक मूल्यांकन में इसमें से क्या शामिल है? देखिए, पहला विकल्प दिया गया है मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना। ये बिल्कुल पॉजिटिव है, आपका उत्तर होगा। दूसरा देखिए, शिक्षक द्वारा सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख को तैयार करना। अभिलेख का मतलब ये हो गया कि उसकी जो शैक्षिक उपलब्धि है, पोर्टफोलियो, एक फोल्डर उसका तैयार करना कि समय समय पर जो गतिविधियां कराई जा रही हैं उसमें किस प्रकार से वो परफॉर्म कर रहा है। तो ये सतत और व्यापक मूल्यांकन का ही उदाहरण होता है, तो इस वजह से ये भी आपका उत्तर होगा, पॉजिटिव है। तीसरा देखिए, बच्चों का समय समय पर परीक्षण करना
एवं उनको श्रेणीबद्ध करना। अगर केवल यहाँ तक ये ऑप्शन रहता तो ये भी पॉजिटिव था, लेकिन उनको श्रेणीबद्ध करने का कभी भी सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होता है। श्रेणीबद्ध कहने का मतलब कि उनको क्रम निर्धारित करना कि तुम फर्स्ट आए हो, तुम पास हो गए हो, तुम फेल हो गए हो, तुम सेकंड आए हो, ये कभी भी सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होता है। इस वजह से श्रेणीबद्ध के वजह से ये विकल्प निगेटिव हो गया और आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना। यहाँ पर अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत कहने का मतलब कि जैसे ईवीएस में बच्चे को गणित, विज्ञान और इन्वायरमेंटल स्टडीज एकीकृत माध्यम से, यानी अलग अलग पुस्तक नहीं है बल्कि उसके परिवेश से जोड़ करके गणित और विज्ञान की शिक्षा दी जाती है, तो इसे एकीकृत करना कहते हैं। तो ये बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करने से जो उसके परिवेश से जो चीज़ें वो पहले से सीख करके आया है उसी से जोड़ करके अगर आप अन्य सब्जेक्ट को बताएंगे तो वो बच्चा उसको जल्दी समझेगा। तो ये बिल्कुल पॉजिटिव था, इस वजह से आपका ये भी उत्तर होगा। तो अब देखिए कौन कौन सा शामिल है, पहला, दूसरा और चौथा सही होगा। तो पहले विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1, पहला, दूसरा, चौथा इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए। पहला विकल्प देखिए, मुख्य रूप से रटने के कौशलों का परीक्षण करना। यहाँ पर जब भी रटना, याद करना, यंत्रवत रटना, ये सभी चीज़ें निगेटिव होती हैं। आपका उत्तर कभी भी ये विकल्प नहीं होगा अगर पॉजिटिव सेंस में पूछा गया है तो, ठीक है। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा देखिए, केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना। केवल, एकमात्र, एक ही, यही, ऐसे शब्द निगेटिव होते हैं, वो विकल्प को संकुचित कर देते हैं, उसको नैरो कर देते हैं। तो इस वजह से ये निगेटिव होने की वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, विद्यार्थियों का वर्ष के अंत की परीक्षा के माध्यम से केवल संज्ञानात्मक आयाम का आकलन करना। देखिए आप केवल इन्हीं सब शब्दों पर अगर ध्यान देंगे तो भी आप इसका उत्तर आसानी से निकाल सकते हैं, अगर आपको इसका उत्तर नहीं भी पता है तो। मैं बार बार कह रहा हूं, केवल शब्द जहां भी दिख जाए वो हमेशा निगेटिव होता है। तो चौथे में भी केवल दिख गया तो ये भी निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3, सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना। ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए मैं यहाँ पर यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर सीटेट के पेपर में आपको आंसर नहीं भी पता है तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि विकल्प को निगेटिव कर देते हैं। आप देख पा रहे होंगे चारों विकल्पों में से 3 विकल्प में मैंने ऐसे शब्दों को घेरा किया है। तो इसी प्रकार के चीज़ों को आपको ध्यान रखना होता है जब आप सीटेट के पेपर को सॉल्व कर रहे होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया है। पहला देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो ये केवल दिव्यांग के लिए नहीं किया गया, ये सभी के लिए किया गया है, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा विकल्प देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, यानी कि राइट टू एजुकेशन। ये विकल्प बिल्कुल गलत है क्योंकि ये सिर्फ दिव्यांग व्यक्तियों के लिए नहीं किया गया है। तीसरा देखिए, दिव्यांगता के साथ व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम, ये भी गलत है। एक ही विकल्प बचा, निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम, ये पारित किया गया है अभी हाल ही में। तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक शिक्षा में समावेश की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है। समावेश की भावना आप इस प्रकार से समझिए, मान लीजिए कि 2 प्रकार के बच्चे होते हैं, सामान्य और विशिष्ट। जैसे नॉर्मल जो बच्चे होते हैं उन्हें सामान्य कैटेगरी में रखा जाता है, और जो किसी भी प्रकार से अक्षम है, चाहे पढ़ने में अक्षमता है या फिर शारीरिक अक्षमता है, सुनने में अक्षमता है, लिखने में अक्षमता है, या फिर किसी भी प्रकार की उनके साथ प्रॉब्लम है, तो वो विशिष्ट बालक के श्रेणी में आते हैं। और विशिष्ट बालकों के लिए पहले क्या होता था कि बिल्कुल अलग स्कूल होते थे, लेकिन समावेशी शिक्षा के कॉन्सेप्ट के बाद से सभी बालकों को, चाहे वो विशिष्ट हैं या फिर सामान्य हैं, एक साथ एक ही छत के नीचे एक ही कक्षा में शिक्षा देने की बात कही गई थी। तो यही पूछा जा रहा है कि इस समावेशी की भावना का सटीक रूप से वर्णन कौन सा ऑप्शन करता है। पहला देखिए, शिक्षक केवल मानक और एक तरह की भाषा का ही प्रयोग को बढ़ावा देता है। ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव था। 2 तरीके से मैं आपको बताऊंगा। पहला तो आपको शब्द केवल दिख गया तो आपको तुरंत समझ लेना है कि ये विकल्प निगेटिव है, ये आपका उत्तर कभी भी नहीं हो सकता। ये पहला तरीका हो गया। दूसरा देखिए, ये कहा जा रहा है कि एक ही तरह की भाषा का प्रयोग करने को बढ़ावा दिया जाए। अगर ऐसा होता तो मान लीजिए कि कोई श्रवण बाधित है, ठीक है, श्रवण बाधित है तो निश्चित तौर पर वो सुन नहीं सकता। तो आप अगर केवल बोल करके उसको कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे तो वो समझ नहीं पाएगा, ठीक है। तो या तो उसके लिए विजुअल कुछ इफेक्ट लाया जाए या फिर साइन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाए। ये पहला उदाहरण हो गया। दूसरा समझिए, मान लीजिए कोई सीबीएसई बोर्ड से आया हुआ बच्चा है, 2 तक उसने सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई की, उसके बाद से कक्षा 3 में वो सरकारी स्कूल में नाम लिखा लिया। उसके बाद से कोई यूपी बोर्ड यानी सरकारी स्कूल का ही बच्चा था मान लीजिए, तो वो 2 तक पहले सरकारी स्कूल में ही पढ़ा है। तो अब सीबीएसई बोर्ड के लिए लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश उसके लिए प्रीफर्ड लैंग्वेज है, और पहले से जो हिंदी मीडियम में पढ़ा था उसके लिए हिंदी मीडियम है। तो क्या आप अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चों को हटा देंगे? नहीं हटाएंगे, बल्कि
उसके लिए उसी प्रकार का माहौल इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और उसकी जो भाषा है अंग्रेजी जो वो सीख करके आया सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से, तो एक उसकी जमा पूंजी है, उसी के प्रयोग के माध्यम से उसकी अधिगम को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर कतई भी एक तरह की भाषा का प्रयोग करने को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी बहुभाषिकता की ही बात करता है और यहाँ पर एक ही तरह की भाषा की बात कही गई है। इस वजह से ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, शिक्षक कुछ जाति समूहों के बच्चों के प्रति पूर्वाग्रह रखता है। अब यहाँ पर देखिए, कुछ जाति समूह के बच्चों की बात की गई है और उनके प्रति पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह मतलब पहले से उनके प्रति कुछ अवधारणा बना लेना कि इस जाति के लोग पढ़ने में कमजोर हैं, इस जाति के लोग पढ़ने में तेज हैं, तो ये पूर्वाग्रह हो गया। ठीक है, तो जब टीचर पहले से ये इस प्रकार की अवधारणा बना लिया है अपने माइंड में, तो निश्चित तौर पर उनके बीच वो विभेद करेगा ही करेगा, तो ये समावेश की भावना नहीं हुआ, इस वजह से ये भी निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, शिक्षक को विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों से कोई अपेक्षा नहीं होती है, ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव है। विशेष आवश्यकता कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई दृष्टिबाधित है तो उसके लिए ब्रेल लिपि की उपलब्धता होनी चाहिए, और अगर कोई श्रवण बाधित है तो उसके लिए साइन लैंग्वेज या फिर विजुअल इफेक्ट की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये कहा जा रहा है कि विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले यानी कि इस प्रकार के जो विशिष्ट बालक हैं उनसे टीचर की कोई अपेक्षा नहीं होती। ये विकल्प बिल्कुल गलत था, क्योंकि उनको केवल सुनने में या फिर देखने में प्रॉब्लम है, उनके माइंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो चीज़ों को उसी प्रकार से सीख पाएंगे अगर उनको उनके कमियों को दूर करते हुए माहौल दिया जाए। तो ये विकल्प निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा। चौथा विकल्प ये कहता है कि शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करता है। ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है। क्यों? सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी कहने का मतलब कि मान लीजिए जो बच्चे आ रहे हैं प्राथमिक विद्यालय में वो अलग अलग संस्कृति से हो सकते हैं, तो उनकी जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है उसके वजह से उनकी आवश्यकता क्या हो रही है कि ताकि वो अच्छे से सीख पाए, उन सबको ध्यान में रखते हुए जो शिक्षा शास्त्र यानी कि जो पेडागोजी का प्रयोग करेगा वो पूरी तरीके से समावेश की भावना को बढ़ावा देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का समूह प्रतिभाशाली छात्रों को परिभाषित करता है। यहाँ पर पहला विकल्प देखिए दिया गया है, शीघ्रता से सीखते हैं और उसे याद रखते हैं। कौन से छात्र प्रतिभाशाली हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, इसके बारे में पूछा गया। तो पहला विकल्प दिया गया शीघ्रता से सीखते हैं, ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है। आगे जब आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया और उसे याद रखते हैं। यहाँ पर मैं पहले आपको बताया था कि याद करना और इस प्रकार की सभी चीज़ें निगेटिव होती हैं और इस वजह से विकल्प को निगेटिव कर देता है। लेकिन विशेष तौर पर आपको ये ध्यान देना है कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में, किस सेंस में यूज किया गया है। अगर इस विकल्प को आप देखेंगे, पहले विकल्प को, तो दिया गया है कि शीघ्रता से सीखते हैं और उसे याद रखते हैं। अब यहाँ पर याद वो पहले से नहीं कर रहा है, वो चीज़ों को सीख चुका है और चीज़ों को सीख चुका है और उसे माइंड में अपने स्टोर रख रहा है। इस सेंस में याद रखने की बात की गई है, ना कि रटने की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेंस निगेटिव नहीं है बल्कि पॉजिटिव है, क्योंकि चीज़ों को उसने सीख लिया है और सीखने के बाद से अपने माइंड में उसका स्कीमा बना करके सेट किया है, तो ये पॉजिटिव सेंस में आ गया, तो ये बिल्कुल पॉजिटिव होगा। ठीक है, देखिए सीटेट की परीक्षा की यही खूबी है कि वही शब्द आपके दोनों सेंस में यूज किए जा सकते हैं, तो ये क्रिटिकल थिंकिंग है। इसीलिए सीबीएसई बोर्ड क्रिटिकल थिंकिंग पर बार बार जोड़ देता है कि एक ही शब्द एक ही परिस्थिति में अलग मीनिंग देगा और अगले परिस्थिति में अलग मीनिंग देगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार से इन सभी चीज़ों को हैंडल कर पाते हैं अथवा नहीं। दूसरा विकल्प दिया गया, सतर्क हैं और तुरंत उत्तर देते हैं, बारीकी से अवलोकन करते हैं। देखिए अवलोकन करना ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पर सेंस था। ठीक है, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि उत्तर देते हैं, तुरंत उत्तर देते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं उनकी सहभागिता है उस प्रगतिशील कक्षा में। तो यही तो प्रतिभाशाली छात्रों की विशेषता है कि वो सभी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं और उसके बाद से तुरंत रिएक्ट कर रहे हैं, चाहे वो गलत हो या फिर सही हो। कहने का मतलब कि बच्चों में अवलोकन क्षमता का विकास हो चुका है, अवलोकन कौशल है, तो ये प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषता होती है। तो दूसरा भी सही है, पहला तो सही था ही। तीसरा देखिए, त्रवण के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं, यानी कि एक्सेलरेशन बात की जा रही है। त्रवण को अंग्रेजी में एक्सेलरेशन कहा जाता है, यानी कि जो उनका परफॉर्मेंस है वो दिन प्रतिदिन बेहतर होता जा रहा है, यानी कि पहले जो सीखा हुआ है अब उसके आगे और प्रगति करके नई नई चीज़ें सीख रहा है। तो ये बेहतर विकल्प है और प्रतिभाशाली छात्रों की विशेषता होती है। तो आप देखेंगे पहला, दूसरा और तीसरा तीनों विकल्प यहाँ पर पॉजिटिव है और तीनों सही उत्तर होगा। अब चलिए विकल्प की बात कर लेते हैं। पहला देखिए गलत हो गया, दूसरा देखिए गलत हो गया, तीसरा विकल्प देखिए 1, 2, 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक प्रणाली
अत्यधिक दृष्टिबाधित, दृष्टिबाधित मतलब जो देख नहीं सकते हैं, और यहाँ पर अत्यधिक बात की गई है, यानी उनमें बहुत ज़्यादा जो उनकी आई है, आई साइट बहुत ज़्यादा खराब है, ठीक है, से जूझते हुए विद्यार्थियों के समावेशन, समावेशन मतलब कि सभी सामान्य बच्चों के साथ इनको कैसे एक साथ कक्षा में लेकर के चला जा सकता है, हेतु प्रभावशाली नहीं है। यानी कि जो विकल्प आपका निगेटिव होगा वहीं आपका उत्तर होगा। पहला विकल्प दिया गया है प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से बोलना व पढ़ाना। यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से बोलना और पढ़ाने की बात की गई है, तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा क्योंकि आपसे निगेटिव पूछा गया है। अब ये पॉजिटिव कैसे था इसको समझिए। देखिए बोलने की बात की जा रही है, बच्चा दृष्टिबाधित है मतलब वो देख नहीं सकता, लेकिन उसका कान जो है वो श्रवण बाधित नहीं है, यानी वो सुन सकता है। तो कहीं ना कहीं जब टीचर बोल करके उसको पढ़ाएगा तो वो उस दृष्टिबाधित बालक के लिए हेल्पफुल होगा, तो ये पॉजिटिव था, इस वजह से उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए 3 आयामी नक्शे और चार्ट। 3 आयामी मतलब 3D की बात की जा रही है, नक्शे और चार्ट। अगर 3D कुछ भी उसके साथ सामने चार्ट लाया जाए या फिर नक्शा लाया जाए तो उसको, चूंकि वो 3D था तो उसको वो टच करके छू करके महसूस कर सकता है। तो बच्चा यहाँ पर दृष्टिबाधित था लेकिन छू करके वो इंद्रियों के माध्यम से इसको समझ सकता है, क्योंकि ब्रेल लिपि भी छू करके ही महसूस करके पढ़ी जाती है। तो ये विकल्प पॉजिटिव था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा क्योंकि आपसे नेगेटिव पूछा गया है। तीसरा देखिए ऐसी किताबें और बोर्ड जिनको छुआ या फिर महसूस किया जा सकता है। ये बिल्कुल ब्रेल लिपि की बात की जा रही है जिसे छू करके वो बच्चा समझ सकता है, ठीक है। तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा एक ही विकल्प बचा जो कि आपका उत्तर होगा। देखिए दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देते हुए कंप्यूटर का उपयोग करना, दृश्यात्मक की बात की गई है। अब यहाँ पर ये चीज़ें दृश्यात्मक हैं और बच्चा खुद देखने में अक्षम है, दृष्टिबाधित है, तो क्या ये इसके लिए हेल्पफुल होगी? नहीं हेल्पफुल होगी। तो यहाँ पर चूंकि निगेटिव पूछा गया था तो यही एकमात्र निगेटिव है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर अभिकथन ए का मान दिया गया है, शिक्षकों को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध मौके मुहैया कराने चाहिए। यहाँ पर जितने आप बच्चों को मौका देंगे उसकी सहभागिता के लिए या फिर उसके अधिगम के लिए, वो उसका अधिगम उतना ही ज़्यादा अर्थपूर्ण होता है। तो ये बिल्कुल पॉजिटिव था, आपका उत्तर होगा। दूसरा देखिए यहाँ पर रीजन दिया गया है, तर्क दिया गया है, ये बी नहीं बल्कि आर होगा, ठीक है। तो रीजन दिया गया है सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है। तो सभी बच्चे जब सीखने के लिए सक्षम है तो ये पहले विकल्प का व्याख्या कर रहा है। देखिए यहाँ पर अर्थपूर्ण सीखने के लिए विविध मौके देने चाहिए। क्यों देने चाहिए? क्योंकि सभी बच्चे सक्षम है सीखने के लिए, यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही है, और जो दूसरा है यानी जो रीजन है वो सही व्याख्या करता है ए की। अब ये किस में मेंशन किया गया? ये ऑप्शन ए में मेंशन किया गया है, तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक विद्यार्थी जो नियंत्रण के बाह्य अधिकारिता में विश्वास रखती है परीक्षाओं में अपनी असफलता का कारण किसे बता सकती है? ध्यान से सुनिएगा, नियंत्रण बाह्य से हो रहा है, ठीक है। अब पहला विकल्प देखिए, योग्यता की कमी, योग्यता उसके अंदर है या नहीं, ये उसका आंतरिक मामला है, और यानी कि नियंत्रण आंतरिक हो जाएगा, जबकि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? नियंत्रण बाह्य से हो रहा है, तो ये पहला विकल्प गलत हो गया। दूसरा देखिए तैयारी की कमी, अब तैयारी उसके खुद के नियंत्रण में था जबकि नियंत्रण बाह्य से किया जा रहा है, इस वजह से ये भी गलत हो गया। तीसरा देखिए त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण, त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण, अब यहाँ पर जो लड़की जो असफल हो रही है उसका दृष्टिकोण अगर त्रुटिपूर्ण होगा तो ये उसके नियंत्रण में है, तो ये भी निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा, बुरी किस्मत। अब उसे अपनी असफलता का दोष किसी न किसी को देना है, तो ये बुरी किस्मत को अपना दोष देगी कि बुरी किस्मत की वजह से मैं असफल हो गई हूं, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहला देखिए अन्वेषण, अन्वेषण मतलब कि खोज, डिस्कवरी की बात की जा रही है। खोज को बढ़ावा देने प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करना, तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है, क्योंकि बच्चे जब खोज करेंगे तो खुद उसमें सहभागिता दिखाएंगे, खुद पार्टिसिपेट करेंगे, और इस वजह से उनका अधिगम जो होगा वो प्रभावी होगा, तो पहला पॉजिटिव था। दूसरा विकल्प देखिए जोखिम लेने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीके, ये विकल्प पॉजिटिव है। कैसे? जो टीचर का रोल होता है वो एक सलाहकार का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर जो छात्र हैं किसी भी प्रकार का जोखिम लेने जा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर वो अपना करियर चुनते हैं, उसमें स्ट्रीम चुन रहे हैं कि उसे आर्ट्स से पढ़ाई करनी चाहिए, कॉमर्स से या फिर साइंस से, तो ये उसके लिए जोखिम भरा डिसीजन है, क्योंकि अगर वो चीज़ों को जान नहीं रहा है और एक गलत डिसीजन से भविष्य में उसको समस्या हो सकती है। तो यहाँ पर जो टीचर होंगे
जो शिक्षक होंगे वो विद्यार्थियों को जोखिम लेने में उनकी सहायता करेंगे। कहने का मतलब कि डिसीजन लेने में, उस जोखिम से भरे हुए डिसीजन को लेने में उनकी सहायता करेंगे। तो ये भी पॉजिटिव था, आपका उत्तर होगा। तीसरा देखिए, एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक समूह में रखना। यहाँ पर कैटेगराइज करने की बात की जा रही है, जो कि विकल्प को निगेटिव कर देता है। क्योंकि अगर आप सभी तेज बच्चों को एक समूह में रख देंगे और बिल्कुल कमज़ोर वाले बच्चों को एक समूह में रख देंगे, तो वहाँ पर जो पहले से कमज़ोर बच्चे हैं वो पहले से निष्क्रिय होंगे। अब जब उनको एक अलग ग्रुप में डाल देंगे तो वो सभी बच्चे निष्क्रिय हो जाएंगे और किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कहने का मतलब कि आपको ग्रुप नहीं बनाना है कि तुम पास हो तो तुम फेल हो, या फिर तुम बहुत तेज हो तुम बहुत कमज़ोर हो। इससे बच्चे और ज़्यादा हतोत्साहित हो जाएंगे जो कमज़ोर बच्चे हैं। इस वजह से ग्रुप नहीं बनाना है, ये निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, आकलन की भिन्न भिन्न विधियाँ, ये बिल्कुल पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि ये सतत मूल्यांकन की तरफ इशारा कर रहा है। यानी कि जितनी भी गतिविधियाँ हो रही हैं, किसी भी तरीके से अगर आकलन किया जा सकता है तो ये करना चाहिए टीचर को। तो अब देखिए, पहला, दूसरा और चौथा पॉजिटिव था। विकल्प में देखिए, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। 1, 2, 4 ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी एक सहगामी अधिगम युक्ति है? इस प्रश्न को आप तभी समझ पाएंगे जब इस टर्म को समझ पाएंगे। सहगामी अधिगम कहने का मतलब कि कोऑपरेटिव लर्निंग, यानी कि एक दूसरे से कोऑपरेट करके सीखना। ठीक है, अब वो विकल्प आपका सही होगा जो जिसमें कोऑपरेशन की भावना होगी, यानी कि एक दूसरे के सहयोग करने की भावना होगी। पहला देखिए, ढालना, इससे कोई मतलब नहीं है, विकल्प नेगेटिव था, उत्तर गलत हो गया। दूसरा देखिए, क्रमबद्धता, यानी कि सीरियल नंबर देना, क्रम में व्यवस्थित करना, क्रमबद्ध करना, ये बिल्कुल गलत है, इससे कोई मतलब ही नहीं था। तीसरा देखिए, सामाजिक पृथक्करण की बात की जा रही है। यहाँ पर हम लोग ऐसे विकल्प की ढूंढ रहे हैं जो एक दूसरे को कोऑपरेट करें, और यहाँ पर सामाजिक पृथक्करण यानी एक दूसरे को कोऑपरेट ना करने का सेंस आ रहा है। इस वजह से ये बिल्कुल नेगेटिव है, आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 पारस्परिक रूप से प्रश्न करना। ये बिल्कुल पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि जब आप एक दूसरे से प्रश्न करेंगे तो निश्चित तौर पर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे और उनके साथ कोऑपरेट करेंगे। और ये लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत है कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से ही सीखते हैं। इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल पॉजिटिव है और यही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, मोहन ने विद्यार्थियों को आयतन की समझ बनाने के लिए भिन्न भिन्न धारिताओं वाले बर्तन दिए, यानी कि कई बर्तन दिए जिनकी आयतन अलग अलग थी। ठीक है, आगे एक और टीचर है फराह ने अपने विद्यार्थियों को कूड़े को यांत्रिक कार्य बनाने की संभावनाओं पर मानस मंथन करने के लिए कहा। दोनों अध्यापक अपनी कक्षा में किस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं? ध्यान से समझिएगा, ये क्रिटिकल थिंकिंग का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, अलग अलग आयतन के बर्तन दिए गए हैं और दूसरा जो टीचर है वो ये कह रहा है कि कूड़े को यांत्रिक कार्य में बनाने की संभावना पर विचार करना है। अब यहाँ पर देख लीजिए, टीचर उनको कुछ बता नहीं रहा है, बल्कि उनको सिर्फ वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है जिससे वो सीख सकते हैं। जैसे कि अलग अलग धारिता के बर्तन देने से वो बच्चा समझेगा कि इसमें ज़्यादा पानी आ रहा है, इसमें कम पानी आ रहा है, इसमें उससे ज़्यादा पानी आ रहा है, तो वो धीरे धीरे समझ पाएगा कि इसका आयतन इससे ज़्यादा है, इसका आयतन इससे कम है। इसी प्रकार से जो दूसरा शिक्षक है वो भी सिर्फ इन्वायरमेंट दे दे रहा है और जो बच्चे शिक्षा का निर्माण करेंगे वो खुद करेंगे। तो ये कौन सपोर्ट करता है? इसको रचनावाद सपोर्ट करता है, यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म। मतलब कि दो प्रकार के जो मनोवैज्ञानिक थे, लेव वाइगोत्स्की और जीन पियाजे, ये रचनावाद के सबसे बड़े समर्थक थे। इनका मानना ये था कि बच्चे अपने अधिगम, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं और ये रचनावाद है। एक को सामाजिक संस्कृति से जोड़ करके देखा लेव वाइगोत्स्की ने और दूसरे को संज्ञानात्मक तरीके से जोड़ करके देखा जीन पियाजे ने। तो यहाँ पर बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं, इस वजह से ये रचनावाद के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पर स्टेटमेंट ए दिया गया है, शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त छात्रों के सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और यहाँ पर कारण यानी कि रीजन दिया गया है, संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर पहला भी पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव है, यानी दोनों सही हैं। ठीक है, अब देखिए जो दूसरा यहाँ पर रीजन है, जो रीजन दिया गया है कि संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ये कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट ए की व्याख्या करता है। क्यों व्याख्या करता है? देखिए, क्योंकि यहाँ पर यह कहा गया है कि शिक्षा ढांचे में शैक्षिक
अवबोध के अतिरिक्त बच्चों के संवेगात्मक आवश्यकताओं पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चूंकि ये इसकी व्याख्या कर रहा है, मतलब कि क्यों आवश्यक है, तो ये दूसरा उसको बता रहा है कि क्यों आवश्यक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 ए और दोनों सही है, और आर इसकी सही व्याख्या करता है किसकी, ए की। तो ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, शैक्षणिक कार्यों में बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को समझना निम्न में से क्या है। मतलब एक टीचर के नज़रिए से आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप टीचर हैं और बच्चे कुछ त्रुटि कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, तो उन त्रुटियों को समझना इनमें से क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर चौथा विकल्प देखिए, शिक्षण या सीखने से संबंधित किसी भी क्षेत्र के लिए प्रासंगिक नहीं है। यहाँ पर ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब आप उनके त्रुटियों को समझ रहे होंगे तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे सीख रहे हैं अथवा नहीं। तो ये कहीं ना कहीं आपको मदद करेगा उनके लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू को समझने में। और यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि किसी के लिए प्रासंगिक नहीं है, तो ये विकल्प निगेटिव था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। ठीक है, दूसरा विकल्प देखिए, शिक्षण प्रक्रिया में केवल शिक्षक की दक्षता पता लगाने के लिए प्रासंगिक है। यानी कि केवल टीचर कितने दक्ष हैं, टीचर कितना योग्य है, केवल इसका पता लगाया जा सकता है बच्चे त्रुटि कर रहे हैं इससे। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा रहता तो कक्षा में कुछ बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ बच्चे कम परफॉर्म करते हैं। तो अगर टीचर की कुछ गलती रहती तो सभी बच्चे एक जैसे परफॉर्म कर रहे होते हैं, सभी कम परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं ये बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नता है, और यहाँ से बच्चों कि व्यक्तिगत रूप से क्या समस्या है इसके बारे में भी जानकारी मिलती है। तो ये विकल्प बिल्कुल निगेटिव था, आपका उत्तर नहीं हो सकता। और वैसे भी मैंने यहाँ पर पहले ही सर्किल कर दिया कि जहाँ पर केवल शब्द आ गया वो विकल्प कभी भी आपका पॉजिटिव सेंस नहीं देगा, आपका हमेशा निगेटिव होगा। तो इस वजह से ये गलत था। पहला विकल्प देखिए, केवल विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमताओं का आकलन करने में प्रासंगिक है। यहाँ पर भी केवल शब्द आ गया तो ये बिल्कुल निगेटिव हो गया। ठीक है, तो इस वजह से ये भी गलत हो जाएगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन 3, शिक्षण के साथ साथ सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रासंगिक है। ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्न में से समालोचनात्मक चिंतन में क्या शामिल है। समालोचनात्मक चिंतन को अंग्रेजी में क्रिटिकल थिंकिंग बोला जाता है। तो पूछा जा रहा है क्रिटिकल थिंकिंग में क्या क्या इंक्लूडेड है इन दिए गए ऑप्शन में से। पहला दिया गया है परासंज्ञान। जब आपको संज्ञान होगा किसी चीज का, किसी संप्रत्यय का, उसके बारे में जानकारी होगा, तभी आप उसके बारे में चिंतन कर सकते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं। तो पहला तो होना चाहिए, क्योंकि जब किसी के बारे में आपको जानकारी नहीं है कि किसी संप्रत्यय के बारे में, तो आप उसके बारे में सोचेंगे क्या। तो पहला तो जरूरी है। दूसरा देखिए विश्लेषण। अब जब आप क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, समालोचनात्मक चिंतन करेंगे, तो कहीं ना कहीं चीज़ों को एनालाइज कर रहे होंगे, विश्लेषण कर रहे होंगे कि मान लीजिए कोई डेटा ही है, तो उस डेटा का आप कैलकुलेशन के माध्यम से विभिन्न परिस्थितियों के बारे में हाइपोथेटिकल एक कॉन्सेप्ट बनाएंगे, वो चीज़ें विश्लेषण के अंतर्गत आती हैं। तो दूसरा भी होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन देखिए मनन दिया गया है। मनन को अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन बोला जाता है। यानी कि अब इसको इस प्रकार से समझिए, जो चीज़ आपने क्रिटिकल थिंकिंग किया है, मतलब कि कोई प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं और उसके बारे में सोच रहे हैं, तो सोचने के बाद से आपको जब उसका उत्तर मिल जाएगा तो आप उसका चिंतन करेंगे कि आपने जो उत्तर निकाला है वो सही है या नहीं। यानी कि रिफ्लेक्शन के माध्यम से अपने आप के उत्तर पर फिर से विचार करेंगे, यही रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन का सेंस अगर आप देखेंगे तो दर्पण होता है। यानी कि आपने जो कुछ भी किया उसका खुद एनालाइज करना कि आपने जो उत्तर निकाला है वो सही है या नहीं। तो ये भी बिल्कुल क्रिटिकल थिंकिंग का पार्ट होता है, इस वजह से ये भी आपका सही हो जाएगा। तो दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन 1, तीनों ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर है, ऑप्शन 1 सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है, अनीता जो कि कक्षा 4 की अध्यापिका है, अपनी कक्षा में एक ऐसी स्थिति का सामना कर रही है जहां कई विद्यार्थी पढ़ाए जा रहे विषय में उकताहट महसूस कर रहे हैं। इस स्थिति में उसे क्या करना चाहिए, यानी टीचर को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ये शब्द आपको परेशान कर रहा होगा कि उकताहट का मतलब क्या होता है। तो इसे अंग्रेजी में बोर होना कहते हैं। कि मान लीजिए कि अनीता जो टीचर है वो बार बार बच्चों को कक्षा में पढ़ा रही है, तो बच्चे बार बार ये कह रहे हैं कि हम लोग बोर हो रहे हैं, हम लोग बिल्कुल नीरस कॉन्सेप्ट आप पढ़ा रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है, बोर हो रहे हैं। ठीक है, तो इस बोर होने के उनके रिपोर्टिंग पर उस टीचर को क्या करना चाहिए, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो पहला विकल्प दिया गया है, इन विद्यार्थियों की अनदेखी करें और उस विषय तू को पढ़ाना जारी रखें। यह विकल्प बिल्कुल निगेटिव है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग बात करते हैं बाल केंद्रित शिक्षा की। बाल केंद्रित शिक्षा में बालक केंद्र में है। अब बालक खुद उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो आप उसको जबरदस्ती क्यों पढ़ा रहे हैं। तो पहला निगेटिव था, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, इन विद्यार्थियों को दंडित करें और उसकी सूचना उनके माता पिता को दें। दंड करना एनसीएफ 2005 पूरी तरीके से निषेध करता है। ठीक है, तो ये विकल्प गलत हो गया। चौथा देखिए, मान लें कि ये विद्यार्थी सीखने के लिए सक्षम नहीं है। ऐसा नहीं है, ये भी तो हो सकता है कि टीचर में कमी हो, टीचर सही से पढ़ा नहीं पा रहा है, इस वजह से बच्चे बोर हो रहे हैं। बच्चे नई चीज़ों को सीखने के लिए इतना ज़्यादा उत्सुक होते हैं कि कभी भी
अगर सही तरीके से सही वे में उनको पढ़ाया जाए खेल के माध्यम से, चूंकि बात हो रही है प्राइमरी बच्चों की, तो आपको खेल के माध्यम से उनको पढ़ाना है। और अगर आपने सही विधि नहीं चुना तभी वो बोर होंगे। तो बच्चे तो हमेशा उत्सुक रहते हैं नई नई चीज़ों को सीखने के लिए। तो ये कहना कि विद्यार्थी सीखने के लिए सक्षम नहीं है, ये विकल्प बिल्कुल ही निगेटिव है और इस वजह से आपका उत्तर हो जाएगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3। देखिए, पाठ के विषय वस्तु और पढ़ाने के तरीके पर पुनः चिंतन करें। यही बात मैं कह रहा था कि हो सकता है कि वो टीचर जो अनीता है वो सही से नहीं पढ़ा पा रही है, यानी कि उसकी जो पढ़ाने का तरीका है उसमें कमी है। बच्चे को खेल के माध्यम से, कहानी के माध्यम से पढ़ाना है, हो सकता है कि वो इस तरीकों का इस्तेमाल ना कर रही हो, इस वजह से बच्चे बोर हो रहे हो। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, हम लोग वीडियो के बिल्कुल अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं। अभी तक का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगला प्रश्न पूछा गया था, किसी अध्यापक को अपनी विद्यार्थियों को किसी कार्य के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए क्या कहकर प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी कि उनको, बच्चों को इंटरनली मोटिवेट करना है, तो ऐसा क्या करना चाहिए जिससे वो इंटरनली मोटिवेट हो जाए। अब चलिए पहले विकल्प पर बात करते हैं। जो विद्यार्थी सबसे पहले कार्य खत्म कर लेंगे उन्हें 5 सितारे मिलेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, 5 सितारा ये बाह्य कारक है। बच्चे अब इसी के लालच में सबसे पहले कार्य खत्म करेंगे, तो ये आंतरिक कारक नहीं है बल्कि बाह्य कारक है। 5 सितारों के लिए बच्चे मेहनत करेंगे, तो ये बाह्य कारक का उदाहरण है, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न में आंतरिक कारक पूछा गया था। दूसरा देखिए, मैं देखती हूँ कि कौन प्रथम आता है या फिर आती है, ये टीचर कह रही है, ठीक है। कौन सबसे अधिक स्मार्ट है। अब यहाँ पर देख लीजिए, टीचर से स्मार्ट होने का खिताब पाने के लिए यहाँ पर बच्चे मेहनत करेंगे, इस वजह से ये भी नेगेटिव था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कारक जो है वो बाह्य कारक है। टीचर उनको शाबाशी देगा, इस वजह से बच्चे मेहनत करें कि मैं फर्स्ट आऊँगा, मैं जल्दी काम को ख़त्म कर लूँगा। तो ये चीज़ें बाह्य कारक में आती हैं। चौथा विकल्प देखिए, वे विद्यार्थी जो जल्दी से इस काम को पूरा नहीं करते हैं उन्हें खेलने के सत्र में खेलने नहीं जाने दूंगी। यहाँ पर टीचर ये कह रही है कि उसको खेलने नहीं दिया जाएगा। अब बच्चे डर जाएंगे कि मुझे खेलने नहीं दिया जाएगा, इस वजह से वो काम को जल्दी जल्दी करेंगे। तो ये भी एक बाह्य कारक है कि खेलने जाने के लिए वो बच्चे काम को जल्दी कर रहे हैं, तो ये भी बाह्य कारक है। आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3। देखिए क्या कहा जा रहा है, इस पर काम करना कितना मज़ेदार है। चलो देखते हैं कि इस गतिविधि में क्या क्या सीख सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से उस टीचर ने इस वाक्य को रिप्रेजेंट किया है कि बच्चे में उत्सुकता उत्पन्न होगी, और जब भी बच्चे उत्सुक होंगे तो वो इंटरनली मोटिवेट होते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए या फिर किसी भी अधिगम को सीखने के लिए। तो सबसे जो अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 होगा, जिसमें इंटरनली बच्चे मोटिवेट हो पा रहे हैं। तो ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सीखने की गति है। पहला देखिए, पूरी तरीके से व्यक्तिगत कारकों पर। व्यक्तिगत कारक यहाँ पर एक तरीके से आनुवांशिकता का उदाहरण हो सकता है, जैसे कि जो आपके माता पिता से आपको गुण मिले हैं वो आपके व्यक्तिगत कारक हैं, आपके अंदर मौजूद हैं। यानी कि सिर्फ ये बोला जा रहा है कि आनुवांशिक लक्षण पर ही आपके सीखने की गति निर्भर करती है, जो कि गलत है, गलत हो गया। दूसरा देखिए, पूरी तरीके से पर्यावरणीय कारक पर, यानी कि केवल इन्वायरमेंट ही आपके सीखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा नहीं है। आपके जो आंतरिक गुण हैं, जो आपके व्यक्तिगत कारक हैं, वो भी उसको प्रभावित करते हैं, इस वजह से ये गलत हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये भी आप समझ लीजिए, जैसे देखिए पूरी तरीके से क्या कहा गया, ये भी वर्ड निगेटिव है। क्यों? क्योंकि पूरी तरीके से या फिर केवल एक ही सेंस दे रहा है, तो इस वजह से ये दोनों विकल्प निगेटिव हो गए। चौथा विकल्प देखिए, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारक दोनों से स्वतंत्र है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि व्यक्तिगत कारक, मान लीजिए कोई बच्चा सुन नहीं सकता है और उसको सीखने में कठिनाई आ रही है, तो ये उसका व्यक्तिगत कारक हो गया, ठीक है। और उसको एक तरीके से साइन लैंग्वेज के माध्यम से नहीं पढ़ाया जा रहा है या फिर विजुअल इफेक्ट के माध्यम से नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो ये उसका पर्यावरणीय कारक हो गया। तो अब ये बोला जा रहा है कि दोनों कारक से स्वतंत्र होता है, यानी कि अगर वो सुन नहीं सकता और उसको विजुअल इफेक्ट नहीं भी दिखाया जा रहा है तो भी वो अधिगम करेगा, जो कि गलत है। क्योंकि अगर वो सुन ही नहीं पाएगा तो बोलने से वो सीख नहीं सकता है, या फिर जब तक उसको विजुअल इफेक्ट, जो कि पर्यावरण कारक का उदाहरण है, नहीं दिखाया जाएगा तब तक वो सीख नहीं सकता। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि स्वतंत्र है, तो ये विकल्प को बिल्कुल विरोधाभास बना दे रहा है, इस वजह से आपका उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा ऑप्शन नंबर 3, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों के पारस्परिक क्रिया पर निर्भर होता है, तो ये विकल्प बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि अगर वो सुन नहीं सकता है तो ये उसका व्यक्तिगत कारक हो गया। अब पर्यावरणीय कारक की पारस्परिक क्रिया, अब सुन नहीं सकता है तो उसके लिए साइन लैंग्वेज का यूज किया जाए या फिर कुछ विजुअल इफेक्ट्स दिखाए जाए जिसे वो देख करके समझ सकता है। तो ये दोनों चीज़ें जब होंगी तब उसका जो सीखने की गति होगी
वो तेज होगी और सीखना उसका प्रभावी होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट था, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही सीटेट दिसंबर 2021 के सभी शिफ्टों के पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।